बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में तख्ता पलट के बाद से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। हाल के दिनों में कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली जो यह बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को हाशिए पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं और माइनॉरिटी को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ भी की गई है। इस्कॉन से जुड़े 30 से ज्यादा संत अरेस्ट किए जा चुके हैं। साथ ही संतों पर देशद्रोह का केस भी लगाया गया है। 156 देशों में इस्कॉन मंदिरों में बांग्लादेश में संत चिन्मया दास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अटैक के चलते विरोध में अहिंसा वाला रास्ता अपनाया गया है। भारत में कई शहरों में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। भारत में ये प्रदर्शन हिंदू बचाओ आंदोलन में बदल गया और दिल्ली से लेकर मुंबई, हैदराबाद, जयपुर में प्रदर्शन और कीर्तन किए गए। साथ ही बेंगलुरु, पटना से लेकर आगरा में प्रदर्शन किया गया। अब सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं से हैवानियत कब तक होगी? बांग्लादेशी तानाशाह की कब तक नापाक हरकत जारी रहेगी? आज चर्चा इसी पर। बांग्लादेश में हाहाकार, हिंदू कब तक शिकार? बांग्लादेश और भारत के बीच एक रिश्ता रहा है और ये रिश्ता बहुत पुराना है। लेकिन इस दिन जो हरकतें हो रही है बांग्लादेश की तरफ से वो वाकई गलत है, क्योंकि हिंदू ऐसे वहाँ पर हैं जहाँ पर हमला भी किया गया, मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी गई और साथ ही मंदिरों में जिस तरीके से जो मूर्तियाँ थी उनको भी बाहर फेंक दिया गया। चर्चा होगी इसी पर। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको कर लेते हैं। प्रवक्ता है बीजेपी से मदन प्रजापति। सर, स्वागत है आपका सच पे धड़क में। और प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से प्रतीक सिंह। प्रतीक जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। मदन जी, पहले आपका रुख करते हुए, बड़ी बड़ी बातें तो हम यहाँ बहुत करते हैं, पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा है कि हिंदुओं को बचाओ, हिंदू को बचाओ। क्या कर रही है सरकार इस बीच? देखिए ऋचा जी, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, उसके अंदर जो सत्ता थी वो तख्ता पलट हो गया और कट्टरपंथियों की सरकार आ गई है। और कट्टरपंथियों की सरकार आने के बाद में वहाँ पे जो अल्पसंख्यक थे उन पे जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं वो बिल्कुल निंदनीय है और उनकी घोर शब्दों में निंदा की जा सकती है। लेकिन भारत की जो सरकार है वो कूटनीतिक तरीके से, क्योंकि हम सीधी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए राजनीति और कूटनीति तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो भी हमारे को काम करना है हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बिल्कुल ये विषय जो है वो सबसे अग्रिम पंक्ति के अंदर है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि जो ये स्थिति और परिस्थिति जिस तरीके से आज आके उत्पन्न हो गई है, इसके लिए पूर्ण रूप से जो जिम्मेदार पूर्ववर्ती सरकार है। अगर आपको ध्यान हो तो आज़ादी के बाद में आज़ादी के टाइम पे जब बंटवारा हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या जो 26% थी, जो आज घटकर जो है वो 1.5% रह गई है। पूर्ववर्ती सरकार ने कभी भी जवाहरलाल नेहरू से लेके और मनमोहन जी की सरकार तक कभी भी वहां के हिंदुओं की सुध नहीं ली गई। लेकिन जब वहां पे प्रताड़ित हिंदुओं को हम विस्थापित होकर जो यहाँ आए हैं या यहाँ आके जिन्होंने शरण ली है, उनको जब नागरिकता देने का काम किया तो इस देश की कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सड़कों के उतर गए। और जो सीएए कानून जिसमें किसी की नागरिकता जा नहीं रही थी, सिर्फ हम वहाँ हिंदुओं को नागरिकता दे रहे थे, तब ये वहाँ जाके अराजकता फैलाने वालों के साथ खड़े थे। ये देश में अराजक बने हुए थे। तो ये इनका दिखाता है कि हिंदू प्रेम कितना है और कितना नहीं है। सरकार क्या कर रही है सर? वर्तमान में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या तरीका अपनाया जाए ताकि हिंदू को वहाँ बचाया जा सके? देखिए, जो सरकार है वो सरकार कूटनीतिक तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बात करती है वो कर रही है। जय शंकर प्रसाद जी ने कहा है और जो विषय उठा भी रहे हैं, कड़े शब्दों में कई चीजों पे हम चेतावनी दे रहे हैं। ये सीधी कार्रवाई हम नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन राजनीतिक और डिप्लोमेसी के तरीके से जो काम हम कर सकते हैं वो करेंगे। और कभी भी मैं आपको पूर्ण आश्वस्त करता हूँ और देश की जनता को भी आश्वस्त करते हैं कि वहाँ के हिंदुओं की जो चल रहा है वो उसके ऊपर निश्चित भारत सरकार जो है गंभीरता से चलेगी। कब तक मिलेगा ना सर? क्योंकि बिल्कुल, जब तक देखिए कूटनीति अब सीधा आप ऋचा जी हम दो देशों का मसला है ये, दो देशों के बीच में जो कूटनीतिक तरीके से राजनीतिक तरीके से जो होता है। लेकिन मैं तो आज इतना कह सकता हूं कि आज जो हमारे सहयोगी दल है या विपक्ष के जो नेता हैं, हमारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, आज उनके लिए हिंदुओं के लिए दर्द नहीं है।
ये अगर पड़ोसी फिलिस्तीन के लिए तो तुरंत प्रभाव से आ जाते हैं, लेकिन ये जब देश की बात आती है, उन हिंदुओं को, विस्थापित हिंदुओं को या उनको नागरिकता देने के लिए जब सरकार कोई कदम उठाती है तो ये विरोध के अंदर खड़े हो जाते हैं। ये दिखाता है, इनका चाल चरित्र चेहरा नजर आता है कि ये हिंदुओं की के नहीं है। कितनी बार बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता कांग्रेस पार्टी कर रही है या उसके सहयोगी एनडी गठबंधन कर रहे हैं? नहीं करती है, नहीं करती है। प्रतीक जी, क्या आपको फिक्र नहीं है हिंदुओं की, और क्यों कांग्रेस पार्टी कोई नेता सामने नहीं आ रहा? ऋचा जी, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय है ये, और मैं इस गंभीर विषय के ऊपर बहुत सारे चैनलों पे, अलग अलग चैनलों पे चर्चा में जुड़ा हूं, जिसमें जो अभी प्रवक्ता हैं वो भी मौजूद रहे। मैंने हमेशा बोला है ये गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और लेकिन हमेशा बीजेपी प्रवक्ता इस गंभीर विषय के ऊपर राजनीति करते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब से देश आजाद हुआ हमने हिंदुओं के लिए नहीं किया। आपको याद होगा 1971 के अंदर जब पूर्वी पाकिस्तान था, जब वहां पे जब अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो हमारी कांग्रेस की सरकार में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने वहां पे अटैक कर दिया था और अलग से एक बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। तो ये हमने किया था। अब ये कह रहे थे कि हमने नागरिकता नहीं दी, तो मैं आपको बता देता हूं, आरटीआई से जाकर के आज मदन जी पता कर लें, 2004 से लेकर के जब हमारी सरकार थी और 2014 तक हमने तकरीबन 7,000 हिंदुओं को, जो हमारे पड़ोसी राज्यों से या अन्य जगहों से आए हैं, उनको 7 से 8,000 लोगों को भारत की नागरिकता दी थी। अब मैं इनसे पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए कि दो देशों के बीच की बात है और ये दावा करते हैं कि रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, आप इजराइल से बात कर लेते हैं, गाजा के ऊपर बमबारी रुकवा देते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन उठा करके और क्यों नहीं बात कर पा रहे? उनको टेलीफोन उठाए और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को फोन करें कि इस तरीके की बात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर होगी तो हम फिर बांग्लादेश को छोड़ेंगे भी नहीं। हमारे सांसदों ने 267 नियम के तहत नोटिस दे रखा है राज्यसभा और लोकसभा के अंदर कि आप आइए, चर्चा कीजिए, और सारी पार्टियां मिलकर, कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है, सारी पार्टियां मिलकर के एक प्रस्ताव पारित करते हैं बांग्लादेश के खिलाफ और कड़े शब्दों में इसकी निंदा करके उनके ऊपर पास में एक मैसेज भेजते हैं कि अगर वहां पे हिंदुओं के साथ अगर अत्याचार होगा तो फिर हिंदुस्तान कड़े कदम उठाने के अंदर भी परहेज नहीं करेगा। लेकिन आप मुझे बता दिए, इस पूरी बात में ना तो नरेंद्र मोदी जी ने कोई ट्वीट किया है, ना नरेंद्र मोदी जी ने कोई एक फोन किया है। मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की बनती है। और नरेंद्र मोदी जी बताइए कि आप बताइए, शपथ ग्रहण समारोह में चले जाते हैं, राजस्थान में भी आने की तैयारी चल रही है, लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति को फोन करके क्यों बात नहीं कर रहे हैं, वो पूछ रहा हूं मैं। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। मेरे साथ हिंदू धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं, स्वामी सौरभ राघवेंद्राचार्य सर, स्वागत है आपका सच पे धड़क पे। साथ ही मुस्लिम स्कॉलर हैं हाजी नाजिम सर, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं विदेश मामलों के जानकार हैं संजीव श्रीवास्तव। संजीव जी, आपका भी स्वागत है सच पे धड़क में। संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे, बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा गया है और बांग्लादेश की 94% जो कह सकते हैं जो क्षेत्र है वो भारत से घिरा हुआ है। इतने सारे सुरक्षा को लेकर हो या व्यापार को लेकर, हमेशा बांग्लादेश भारत पर निर्भर रहा है, उसके बाद ही क्यों आंख दिखाई जा रही है? ये संबंध क्यों गड़बड़ हो चुके हैं अब? देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट है कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी, रेडिकल इस्लामिस्ट, जिहादी, आतंकपरस्त, अतिवादी जो ताकतें हैं वो अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही हैं, दबदबा बढ़ाती जा रही हैं। और वहां पर एक बहुत गहरी साजिश के तहत, जिसमें कि बांग्लादेश की जो घरेलू कट्टरपंथी है वो तो इसमें शामिल नहीं, इसमें विदेशी शक्तियों की भी भूमिका है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अमेरिका का जो डीप स्टेट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान रहा, जिसकी की चर्चा एक व्हाइट मैन के तौर पर शेख हसीना किया करती हैं, सभी ने इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई है। और एक बांग्लादेश का जो हाल का घटनाक्रम है ये एक बेहद गहरी साजिश का परिणाम है। और जाहिर है कि ये बांग्लादेश के लोकतंत्र के भविष्य को अंधकारमय बनाता जा रहा है। बांग्लादेश में उसी तरीके की स्थितियां बनती जा रही हैं जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो खुफिया एजेंसी है और पाकिस्तान के जो आतंकी तत्व है वो यही चाहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान की जैसे ही स्थिति में आ जाए। तो ये पूरी स्थिति बेहद चिंताजनक है।
भारत की बहुत ही पैनी वॉच है। और मैं आपके दर्शकों के लिए स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। देखिए, कोई भी घटनाक्रम होता है तो भारत का अप्रोच एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से काम करने का होता है। हम तुरंत ही किसी के ऊपर कोई ऐसी सख्त कार्रवाई न कर बैठे कि हमारे जो एंगेजमेंट है वहाँ समाप्त हो जाए। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पैनल में बैठे हुए जो अभी एक महोदय बोल रहे थे, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मालदीव्स में स्थितियां थी, मालदीव्स में भी इसी तरीके से वहाँ के विपक्षी दल भारत के खिलाफ जाकर के काम कर रहे थे। और लेकिन हमने मालदीव्स के साथ अपने संपर्कों को बनाए रखा। मालदीव्स के साथ अपने एंगेजमेंट को इस तरीके से नहीं मैनेज किया कि मालदीव्स के साथ हमारे संबंध पूरी तरह से एकदम समाप्त हो जाए या एकदम बिल्कुल तनाव वाली स्थिति बन जाए। तो ऐसा भारत नहीं करेगा। भारत बांग्लादेश के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ बांग्लादेश के संदर्भ में जो कठोर कार्रवाइयां हैं वो उसके ऊपर सारे विकल्प खुले हुए हैं। भारत की सरकार इसके बारे में गंभीरता के साथ विचार कर रही है कि ऐसे कौन से कदम है, कौन सी ऐसी डिपेंडेंसी जो कि बांग्लादेश की भारत से है। जैसा कि आपने बताया 94% का लगभग जो एक संपर्क है हमारा, वो किस तरीके से हम सारे संजीव जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जो बांग्लादेश हमारे बलबूते पर खेल फूल रहा हो, खा पी रहा हो, आज वही देश हमें आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। हिमाकत शायद उसको हो सकता है कि नुकसान के आगे लेकर जा सके। बड़ा शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। स्वामी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, हैवानियत की तस्वीरें भी सामने आई, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, ये क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं और क्यों सरकार की तरफ से कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा? अभी विचार करने से ज्यादा उस पर एक्शन लेना भी जरूरी है ताकि बाकी हिंदू बच सके। जी रिचा, मैं बताना चाहूँ, देखो सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस घटना को हम जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से सनातन पे एक बहुत बड़ा कुठारघात होता है। जिस देश में हम हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं और हिंदूवादी हमारी सरकार हो, तो हम तो ये कहते हैं, सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सरकार जागो। और ऐसे बांग्लादेश जो हमारे एक यूपी जितना सा देश है, जो बड़ा देश नहीं कह सकते, यूपी जितना सा शहर है, उत्तर प्रदेश जितना सा, उस पर इतने बड़े हमले होना, हमारी सरकार कह रहा हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी जरा सी एक बार हलचल मचा देंगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी इसमें दिख रही है। हम चाहते हैं, संत समाज एक आपसे गुजारिश कर रहा है, अरदास लगा रहा है कि ऐसे हिंदुओं में जिस हिसाब मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है उसको आप बचाए। और मंदिर में ही तोड़फोड़ से मतलब नहीं है, हम एक इंसान को बचाने की कोशिश, वहां जिस हिसाब से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, वो मंदिरों को एक निशाना बनाया जा रहा है। आम आदमी को तो कहना ही क्या वहां पे। तो उसके लिए हम संत समाज इस घटना की घोर निंदा करता है। सच बेधड़क चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान वासियों से अपील करता है कि आप सब मिलकर इस मुहिम को आगे चलाएं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करें कि आप इसमें आए और हस्तक्षेप करें, इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटारा करवाएं। हाँ। हाजी नाजिम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम साहब, क्या आप सपोर्ट करते हैं या इसका विरोध करते हैं जो बांग्लादेश में घटनाक्रम घट रहा है इसको लेकर? हाँ, देखिए, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए सर। हाँ, देखिए एंकर मोहतरमा, जिस तरीके से भी आपने कहा कि यहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं या आप इसके विरोध में, तो देखिए मैं तो अपने भारत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और भारत का मुसलमान भारत से ही मोहब्बत करेगा, ना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या और कोई मुल्क हो, किसी से मोहब्बत नहीं करता। क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत कीजिए। और देखिए जिस तरीके से भी अभी आपकी बात मैं सुन रहा था और भी पैनल थे वो बोल रहे थे पैनलिस्ट, तो मैं ये कहता हूँ कि आज भारत सरकार के पास सुनहरी मौका है, तो वो चाहे तो बांग्लादेश को अखंड भारत के हिस्से के अंदर शामिल कर ले। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदू भाइयों के साथ ये घटना घट रही है वो सही नहीं है। ये घटना उसी तरीके से है जिस तरीके से भारत के मुसलमानों के साथ अप्रिय घटना घट रही है। तो देखिए दोनों में कहीं ना कहीं। नाजिम साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? नाजिम साहब, आप ये गलत कह रहे हैं। भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आप ये बताइए। ये संभल के घटना आप भूल गए क्या? जी जाके प्रमाण है। और आप नाजिम से पूछे, मैं तो ये कहता हूँ कि मदन जी जवाब दीजिए। और यही महबूबा मुफ्ती ने भी ये बयान दिया, उन्होंने ये कहा जो बांग्लादेश में हो रहा है वही यहाँ पर भारत में भी हो रहा है। नाजिर जी को मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। ऋचा जी, बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूँ,
जी। एक मुस्लिम देश बता दीजिए, इस दुनिया का एक मुस्लिम देश बता दीजिए जिसमें मुसलमानों के सारे फिरके मौजूद हो। कहीं शिया से सुन्नी लड़ रहे होंगे और कहीं सुन्नी से शिया लड़ रहे होंगे और एक दूसरे को मारने काटने के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां मुस्लिमों के सारे फिरके अगर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो हिंदुस्तान के अंदर महसूस करते हैं। तो इसलिए हाजी नाजिर जी को समझना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं, सुनिए हाजी नाजिर जी, आप संभल की घटना की बात करते हैं, आप संभल की घटना की बात करते हैं। ये देश लोकतंत्र से चलने वाला देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है और ये न्यायपालिका से चलने वाला देश है। आपका न्यायपालिका के अंदर विश्वास नहीं है। अगर न्यायपालिका अगर किसी चीज के लिए बोलती है, सर्वे करवाने के लिए बोलती है, तो आप आतंकवादी और दंगाई बन जाते हैं, आप पत्थर फेंकते हैं। ये दिल्ली के अंदर भी देखा गया है और यही नतीजा है कि कट्टरपंथियों का जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति आज हुई है, ये कट्टरपंथियों से, आप जैसे कट्टरपंथी सोच वाले लोगों से हुई है। आप बातों में तो कहते हैं हम जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क से प्रेम करते हैं, लेकिन अगर आपको भारत माता की जय बोलने के लिए बोल दिया जाए या जनगण मन गाने के लिए बोल दिया जाए तो आप वहीं उस देश के विरोध में खड़े हो जाते हैं। आप आज यहां बैठ के आप 26% वहां किया, मैं फिर पूछ लेता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता इनसे, जब देश आजाद हुआ था, पाकिस्तान की जनसंख्या, हिंदुओं की जो अल्पसंख्यक थे वो 26% थे, आज 1.5% रह गए और हिंदुस्तान की जनसंख्या कहां से कहां तक पहुंच गई है। आज हम बात करते हैं इस देश में जो सरकार है वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करती है। हम अगर उज्ज्वला लेके आते हैं तो धर्म के नाम पे नहीं लेके आते। हम अगर किसी योजना को लाते हैं, भामाशाह है तो धर्म के आधार पे नहीं है। हम कोई भी योजना धर्म के आधार पे लेके नहीं आते और भेदभाव नहीं करते। देश के 10 सेकंड में 2 मिनट खत्म कर दूं सेंटेंस। देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मुस्लिम भाइयों के एक हाथ में कुरान होनी चाहिए और एक हाथ में किताब होनी चाहिए, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से रखा कि मुस्लिमों के हाथ में पत्थर होने चाहिए, कट्टरपंथी होनी चाहिए और जिसके कारण से आज जाके इस देश के अंदर जो स्थितियां परिस्थितियां मौजूद हुई है, आज मुसलमान किस तरीके से हैं वो भी देख लीजिए। कुछ कहना चाहते सर? ऋचा जी, इस पूरी बहस के अंदर जो मूल मुद्दा था वो छुप गया और मदन जी उसके ऊपर जवाब देने से बचते हुए नजर। 20% क्या कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू? मुझे प्रतीक जी इतना बता दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, कोई जवाब नहीं चाहिए। आज पाकिस्तान में 26% की आजादी 1.5% कैसे रह गई? इस देश में 50 साल राज किया है और ये कौन सी जवाहरलाल नेहरू की नीति थी जिसके तहत वहां गए हुए हिंदुओं को वो कह रहे थे कि हम सुरक्षित रखेंगे और जब अगर देश में आसरा देंगे, आप बताइए ना 26% 1.5% सर प्लीज बहुत गंभीर विषय है सर, पूछना चाहता हूं मदन जी ये चीज गलत है। नहीं बोलूंगा, आप ये बताओ 26% की आजादी पूछ लेती हूँ ना सर, वो बैठे हुए जवाब देने के लिए। हिंदू कहां चले गए? ठीक है प्रतीक जी, ठीक है सर, प्रतीक जी बोलिए सर। या बैठ के तुष्टीकरण की राजनीति मत करिए। गंभीर विषय, क्यों लड़ाई कर रहे हैं सर? लड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं, ये तुष्टीकरण है। उन्हें बोले तो दीजिए सर, के साथ खड़े होने वाले हैं, ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले हैं। आज इन्होंने क्या बयान सुनिए ऋचा जी, ये स्कॉलर भी बोल दिया, इन्होंने बयान दिया कि हम कभी इस देश के अंदर, मैं इसका जवाब ले लूंगी ना सर, मैं ले लूंगी, ठीक है, ठीक है मदन जी, ठीक है सर, प्लीज रुकिए सर, ऐसी चर्चा नहीं होगी ना सर, निंदा करते हैं सर, ऐसी चर्चा नहीं होगी, पूछ रही हूँ ना मैं, ठीक है प्रतीक जी, निंदा करते हैं आप? ऋचा जी, बांग्लादेश में जो नरसंहार, जी बोलिए प्रतीक जो जी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उसकी निंदा हमेशा से करती आई है और मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस पार्टी निंदा कर रही है प्रतीक जी, तो कांग्रेस पार्टी कहां है मैदान में सर? क्यों मैदान में दिखाई दे रही? हाँ मैं बताऊंगा, आप मेरी बात सुनेंगे तो मैं बताऊंगा ऋचा जी, मैं बताऊंगा। बोलिए। हमने संसद के अंदर 267 रूल के अंदर हमने पूरी संसद के अंदर बोल रखा है कि आप इसमें संसद में चर्चा कराइए, यहाँ से प्रस्ताव पारित कीजिए और बांग्लादेश के पास में सख्त लहजे के अंदर ऑब्जेक्शन उठाइए। आप मुझे बताइए सरकार किसकी चल रही है? प्रधानमंत्री कौन है? अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? अगर बांग्लादेश के साथ में वार्तालाप करना है और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो देश के प्रधानमंत्री करेंगे ना, देश के विदेश मंत्री करेंगे ना। लेकिन आप बताइए कहां नजर आ रहे हैं इस तरीके की बातें करते हुए? वो रूस और रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन बांग्लादेश से बात क्यों नहीं कर पा रहे? बताइए क्यों नहीं बात कर पा रहे? आप बताइए बांग्लादेश से, और ये बोल रहे हैं कि वहां पे 3% हिंदू थे। अरे मैं बोल रहा हूँ बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो हमारे भाई बहन है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित क्यों नहीं की जा रही है? बताइए क्यों भाग रहे हैं आप उस बातों से? प्रतीक जी ये मदन जी पूछना चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी ने जो बयान दिया आप उसकी निंदा करते हैं?
ये बताइए सर। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार किसने चलाई? अरे निंदा करते हैं क्या, बताओ ना। वो कह रही है देश के मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा है, आराम से। बताओ ना निंदा करते हैं लगे, क्या मैं करते हैं? ऋचा जी पूछ तो रहा हूँ, अलायंस में तो सरकार आपके साथ है ना महबूबा नहीं करेंगे मुफ्ती सर, निंदा। अलायंस में नहीं आपके करेंगे साथ निंदा। है। अरे ये हाँ। देश को तोड़ने वाले लोग निंदा करेंगे क्या? अरे 1947 में इस देश की आत्मा पे लकीर आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने खींच दी थी, आप निंदा करोगे क्या? आपकी सत्ता की भूख में उस टाइम भी आपने लकीर खींच दी, देश के 2 टुकड़े कर दिए, और आज भी सत्ता की मदन जी लालसा की अगर निंदा आप करेंगे। सुन पाएंगे तो वो आपको जवाब देंगे ना, आप सुन ही नहीं रहे सर, आप खुद ही बोले जा रहे हैं बोलिए ना, बीच मैं कर रहा हूं, बोलिए, में। मैं सिंपल एक प्रतीक जी, क्या आप इसकी निंदा करते हैं जो बयान दिया है मैं मुफ्ती और साहब? शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं तो कि इन्होंने अलायंस से हटा दीजिए सरकार ना किसने उनको, चलाई? दरकिनार कर दीजिए सरकार अलायंस किसने से। चलाई उसके साथ? हमने तो उसके साथ तोड़ दी, सरकार किसने अगर चलाई? हमारे महबूबा विचारों मुफ्ती के से साथ? नहीं चली तो ठीक है। गठबंधन तोड़ दिया। अरे आपने ताकत महबूबा है मुफ्ती के गठबंधन साथ तोड़ने सरकार का, किसने चलाई? ऋचा जी, ताकत है गठबंधन तोड़ने का, ताकत है गठबंधन तोड़ने की ऋचा जी नहीं है। मैं आपसे पूछ मदन रहा जी, हूं, आप मदन जी इनसे एक एक करके पूछिए बात कि कर रहे महबूबा हैं मुफ्ती के ना, साथ एक एक करके सरकार बात किसने कर रहे चलाई हैं। थी? हाँ महबूबा मुफ्ती के साथ अरे सरकार तो किसने प्रतीक चलाई जी थी? अभी कौन चला रहा है? प्रतीक जी रुकिए, प्रतीक जी वो ये कह रहे हैं कि हमने तो उनसे रिश्ता तोड़ दिया, अब आप तो बैठे बनाया ना तो था उनके रिश्ता। साथ, अलायंस में तो मौजूद है ना। बनाया तो था रिश्ता। अगर निंदा अगर हमने आप तो कर कभी नहीं रहे हैं, बनाया। अगर आप निंदा कर रहे हैं उनके बयान की, तो आप तो उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए, हटा दीजिए अलायंस से। हमारी कोई रिश्ता नहीं है, हमारे सदन साथ में कोई चर्चा अलायंस के गठबंधन साथ नहीं तो है ना सर। कोई गठबंधन नहीं है। आप बताइए कौन से गठबंधन में, बता दीजिए। मदन जी जम्मू कश्मीर में बताइए। सरकार नहीं हाँ। चला रही, कौन से नहीं गठबंधन है, में नहीं प्रवक्ता कोई है, पता नहीं एक भी सीट नहीं है, देखिए नहीं है महबूबा मुफ्ती सरकार में, झूठ बोल रहे हैं आप। महबूबा मुफ्ती सरकार में नहीं है, झूठ बोल रहे गठबंधन नहीं हैं, है। ठीक ये है। झूठ बोल रहे हैं। महबूबा ठीक है। मुफ्ती सरकार में नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है उनका, ठीक है। एक भी गठबंधन एमएलए नहीं नहीं है। है, और महबूबा हमने मुफ्ती उनके आपके खिलाफ एंटी ठीक है सर, ठीक है सर। झूठ बोल रहे हैं। अरे अलग है ना, ये झूठ एंटी बोल रहे गठबंधन हैं। से अलग है ना। अब ये झूठ बोल महबूबा रहे हैं, मुफ्ती एंटी गठबंधन से अलग है ना। अच्छा प्रतीक जी सफेद सुनिए झूठ सुनिए, मैं पूछ लेती हूँ, शायद वो ये इसका सफेद जवाब दे झूठ पाएंगे। बोल रहे प्रतीक हैं। जी, प्रतीक जी मुझे सुन लीजिए, मुझे ये बताइए कि मदन जी कह रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन में तो है ना, नहीं अलग नहीं है है। हमारे ये अलग गठबंधन है। में। आप बताइए कहाँ सरकार में चला रहे हैं? हमने सरकार चलाई सरकार नहीं है। सरकार हमने छोड़िए, सरकार ठीक चलाई है नहीं, ठीक है ठीक दोनों है। चीजें बताइए। स्वामी जी, एक चीज और पूछ लो ठीक है इनसे, सर, सदन में मैं चर्चा मैं चाहते बाद में हैं। पूछ लूंगी, ठीक है ठीक सदन है। में स्वामी चर्चा जी, चलाई भी नहीं, इन्होंने स्वामी सरकार जी, चलाई। कांग्रेस और बीजेपी इन्होंने तो उनके सर साथ लड़ती संबंध रहेगी। बनाए, हमने नहीं बनाए संबंध। अरे रुक जाइए सर प्लीज। स्वामी जी, कांग्रेस और बीजेपी तो लड़ ही रही है, लेकिन जो हमारा एक मेन मुद्दा है कि भाई हिंदू का बचाव होना चाहिए, बांग्लादेश में जो घटित हो रहा है। ठीक है प्रतीक जी, मैं जवाब ले लूंगी सर, सर बोलने दीजिए मुझे प्लीज। देखिए ऋचा जी, मैं एक चीज जानता हूँ, हमारे भाई प्रतीक जी, बहन अब- कष्ट में, मैंने- बांग्लादेश में, अब आप तो मत प्रधानमंत्री बोलिए। मोदी क्या कर रहे हैं? आप ऋचा शपथ जी। ग्रहण में जा रहे हैं, लेकिन आप सुन हमारे ले प्रतीक भाई जी, बहनों स्वामी जी को सुरक्षा सुन लेते हैं सुनिश्चित नहीं सर। कर रहे हैं। प्रतीक जी, स्वामी जी को सुन लेती देखिए, हूँ मैं। मैं एक चीज जानता हूं, मैंने अभी तक 10 सालों में करीबन 1400 से 1500 से डिबेट कर चुका राजस्थान जी। से। समस्त चैनलों पे आता हूं मैं। मैंने देखा अक्सर जब भी कोई मुद्दा ऐसा होता है ना, संवेदनशील मुद्दा है, इस पे ना मैं कहता हूं कि ना तू हिंदू बन ना तू मुसलमान बन, बात इंसानियत की होनी चाहिए। इस समय एक बिल्कुल। इंसान पीड़ित है और वो हिंदू है, उसपे एक जो लगा हुआ है अरे सर, कि वो हिंदू हो या सनातनी है, मुस्लिम हो या उसको- किसी और धर्म बात का ही ये है क्यों कि ना इस हो, है समय तो कोई भी इंसान। पीड़ित हो। और हमारे हाँ, देश की एक बिल्कुल। खासियत है, यहाँ अगर हिंदू परेशान होगा या मुसलमान परेशान होगा तो सरकार उसके साथ सजग रहती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। लेकिन आज देश में ऐसी स्थिति बन रही है कि ये जो मुर्गा लड़ाई जो लड़ते हैं ना, बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस वाले गलत है, कांग्रेस वाले बीजेपी को गलत बताते हैं, वो कह रहे हैं मुक्त जम्मू में किसकी सरकार बनी, अरे भाई आपने बीजेपी वालों ने भी बना ली, कांग्रेस वालों ने बना ली। बात यहां ये है कि आज बांग्लादेश की जो स्थिति है उस पे कब नियंत्रण किया जा सकता है, कैसे नियंत्रण किया जा सकता है, आखिर आदमी कब तक पीड़ित होगा। ये तो वही बात हो गई सर कि गरम तवे पे रोटियां सभी लोग सेक रहे हैं, हाँ, और तवा कहा बात- ठंडा हो गया तो अब तो सबने दरकिनार कर दिया। हाँ। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो। अरे आप अगर मैं नहीं है कि अगर महबूबा मुफ्ती गलत थी तो आप क्यों जुड़े, और अगर वो सही है हमने तो तो तोड़ दिया था गठबंधन। आपको लग रहा है अब गलत आपकी नहीं बैठी तो आपने अलग ठीक कर है, दिया। ठीक है। बात ये है कि हम सनातनी है, हम एक ही चीज जानते हैं, हमारे अगर खून पे कोई आंच आ रही है, हमारे शरीर पे कोई आंच रही है, तो आप सब लोग एक साथ एक सुर में सनातनी बन के सामने आओ। बात है इंसानियत की सर, बात किसी धर्म की नहीं है, बात है इंसानियत की। चाहे वो किसी धर्म का है इंसान हो या जी। हिंदू हो, तो मुस्लिम आप हो, सबसे पहले सिख हो या सनातनी ईसाई बनिए, हो, आप उस कोई भी हो। इंसानियत को बचाइए जिस हाँ, इंसानियत ठीक है। आज जिस पे आस्था का केंद्र है उस पे तोड़-फोड़ की जा रही है, वहां पे पूजा नहीं करने दी जा रही, लोगों को मार-मार के ये भगाया जा बेहद रहा ही है। गलत है, ठीक है, और बेहद ही शर्मनाक भी है। ठीक है नाजिम साहब, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत हो जाती है मौलानाओं की तरफ से कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये भाईचारा कहाँ चला गया? जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हैवानियत हो रही है, और आप घर में छुपे हुए बैठे हैं, क्यों बाहर नहीं आ रहे? आप लोग प्रदर्शन कीजिए, आप भी उठाइए मांग। हाँ एंकर आगे मोहतरम, प्रतीक जी। देखिए
हाँ सुन लीजिए एंकर मोहतरमा, देखिए ये बड़ी दुखदायी बात है कि आज आपके चैनल पे हाजी नाजिम को बोलने नहीं दिया गया। और देखिए आप बेधड़क होकर चैनल पे जिस तरीके से बात कर रही है, तो हाजी नाजिम का भी फंडामेंटल राइट है कि अपनी बात को रख सकता है, लेकिन आज जिस तरीके से मुझे आपके चैनल पर रोका गया, जिस तरीके से मेरे पे कटाक्ष वार करेंगे, ये बड़े दुखदायी बात है। देखिए मैं भारतीय नागरिक हूँ, सबसे पहले मेरे लिए भारत है, और देखिए भारत का हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अप्रिय घटना घट रही है, तो उनको साथ खड़ा होना चाहिए। हाजी नाजिम भारतीय मुस्लिम होने के नाते अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा है, और देखिए भारत सरकार से अपील करता है कि आप बांग्लादेश में जिस तरीके से नाजिम साहब आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, सर सुनिए, नाजिम साहब आप यहाँ पर बैठे हुए तो आप अपील कर रहे हैं, सर आप मैदान में क्यों नहीं आ रहे? आप तो बहुत बड़े बड़े भाषण भी देते हैं, है ना, युवाओं को बड़ा प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो युवा मैदान में क्यों नहीं है? और आपका तो एक फर्ज बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है कि आप युवाओं को बोलो कि आए बाहर मैदान में, क्यों नहीं है दिखाई दे रहे आप मुझे सर? अगर सुन लीजिए, अगर हम लोग आह्वान करते हैं सड़क पर युवाओं के लिए, तो हम लोगों से सब में ज्यादा जेल भर दी जाएगी कि देखिए हम तो बांग्लादेश के लिए बुला रहे हैं, हम लोग बात कह देंगे भारत के अंदर ये लोग इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि भारत सरकार जो है हमारी बातें करें नाजिम साहब आप। हाँ सुन तो लीजिए, पहले में सुन तो लीजिए। देखिए मैंने इसलिए ये बात कही है क्योंकि भारत का मुसलमान भारत हित की तो बात करता है, लेकिन भारत के मुसलमानों को नहीं नाजिम साहब, यहाँ मुस्लिम सबसे ज्यादा सेफ है। आप शायद नहीं सर, ये बात आप गलत बोले, तो मैं आपको रोक रही हूँ इसी वजह से, ठीक है सर, समय की थोड़ी कमी है मेरे पास, ठीक है मदन, ठीक है मैं लास्ट कमेंट सर, लास्ट कमेंट बार पूछ रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुस्लिम ऐसे है और हम तो साथ खड़े रहते हैं। अरे आप जब भी होता है आपकी छतों पे पत्थर मिलते हैं, आप जब जुलूस निकलते हैं तो पत्थर फेंकते हैं इन सभी के लिए नहीं आज सिंबल के अंदर, सुनिए मैं सिंबल में क्या हुआ था? मदन जी गलत बात है ये, आप हर मुस्लिम के लिए नहीं बोलेंगे। नहीं मदन जी सुनिए, मदन जी आप अपनी बात पे रोकिए, और प्लीज सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये हर वर्ग के लिए नहीं है, ना एक हर मुस्लिम के लिए। आप कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं, खड़े होते हैं, निंदा करें ना, जिन्होंने पत्थर फेंके, ठीक है पर ये निंदा नहीं करते, ये उल्टा अपने आप को प्रतीक जी लास्ट 10 सेकंड सर, समय की बहुत कमी है। प्रतीक जी का एक छोटी सी चीज बोलूं, ये कहते हैं चर्चा के लिए कह रहे हैं, चर्चा के लिए वो स्वामी जी की बात बिल्कुल सही है, हमें यहाँ पे इंसानियत की बात करनी चाहिए, और क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर पूरी सिचुएशन है, तो यहाँ जो धरने प्रदर्शन होते हैं उससे ज्यादा सरकार को एक डिसीजन लेने की जरूरत है, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर सिचुएशन है। प्रधानमंत्री फोन उठाए और बोले कि हम वहां पे हो रहे हिंदुओं, अरे भाई वो राहुल गांधी विदेशों में जाके बोलते हैं जब तो कुछ नहीं होता, क्यों नहीं राहुल गांधी विदेशों में बोलते कि हिंदू बांग्लादेश के अंदर हिंदू प्रताड़ित है, क्यों नहीं बोलते? सर समय की समाप्ति हो रही है, ठीक है स्वामी जी 10 सेकंड सर प्लीज, राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? समय की समाप्ति हो रही है सर, सुनने तो लीजिए बाकी, ठीक है सर, ठीक है मदन जी मुझे रोकना पड़ रहा है आपको, सर प्लीज माफी से रुक जाइए सर। स्वामी जी 10 सेकंड सर प्लीज, मदन जी समय नहीं है मेरे पास। आप दोनों एक चीज बताइए, देखो मैं अपने चैनल पे बैठे हैं, आप दोनों से प्रवक्ताओं से विशेष निवेदन है, आप अपनी भाषा की मर्यादा रखें, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जी के लिए बोल रहे हैं तो दूसरे एक जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो हम दोनों से आप दोनों से ये उम्मीद नहीं रखते आप दोनों शब्दों का मतलब। हम आपके चैनल के माध्यम से विशेष भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि ये अति संवेदनशील मामला है, इस पे जल्दी से जल्दी इस मामले को आप सुलझाने की कोशिश करें। और हम सनातनी है, हम एक ही चीज कहते हैं कि हमारी इंसानियत जिंदा है और इसे जिंदा रखिए। आप हर इंसान से आप जो भी है मामला उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं। मैं तो स्वामी जी से एक सवाल 1 सेकंड का पूछ रहा हूं कि स्वामी जी आप उस दिन जब देश के हिंदुओं को आतंकी बताने वाला कौन है, राम मंदिर के जो यात्रा पे जा रहे थे उनके गोली बरसाने के वाले के साथ में कौन खड़ा था? सर उनकी तो सिर्फ एक ही मांग है मदन जी, अरे रुक जाइए सर, देश के हिंदुओं को रिक्वेस्ट करूं सर, समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया सर। बात अगर एक मिनट रीचा जी, आप उन्होंने मेरे से सवाल किया काउंटर में, मैं अनपढ़ बाबा नहीं हूँ, 5वीं पास नहीं हूँ, PhD होल्डर हूँ, मैं आपको बता दूं। आप भी वोट कम नहीं है जिसने देश को तिरंगे का 65 साल तक अपमान किया। एक मिनट रीचा जी, अगर आपने मेरे पे अंगुली उठाई तो मैं आपको भी जवाब दूंगा। आप वही आदमी है जो 65 साल तक तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं माना, तो आप मुझ पे अंगुली उठाने से पहले सावधान होकर बात करें। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, मैंने 15 अरे मदन जी सर क्या कर रहे हैं आप लोग सर,
इतना गंभीर विषय और आप लोग लड़ाई किए जा रहे हैं सर, गंभीर विषय की मुझे बात राजनीति कीजिए में ना सर। घसीटने की कोशिश ठीक ना है, करें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त मुझे साझा करने के लिए। तो देखिए बांग्लादेश में हाहाकार मचा हुआ, लेकिन ये हिंदू जो शिकार बनाए जा रहे हैं ये सिलसिला क्यों नहीं थम रहा, और वहां की सरकार इस तरीके से अत्याचार क्यों कर रही है। और एक और बड़ा सवाल कि जो सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हो, बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, वो सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही, क्यों वहां के हिंदुओं की तरफ बचाव के आगे लिए नहीं बढ़े जा रहे। हालांकि कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन कब, जब काफी जो हिंदू लोग हैं वो घायल होंगे या उनकी मौत होगी। खैर ये तो देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सच पे धड़क के साथ। नमस्कार।